अच्छा, आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोगों ने जो चीजें सीखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात कही थी वो की थी कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, उन कंपोनेंट से आगे की अगर बात करते हैं, आज हमारा जो टॉपिक तैयार होने जा रहा है वो बेसिकली उन कंपोनेंट्स के अंदर मजीद क्या चीजें होती हैं। तो एक में हमने पढ़ा था हार्डवेयर, एक पढ़ा था हमने सॉफ्टवेयर। ठीक है, जबकि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, हार्डवेयर यूनिट्स हमारे कौन कौन से होंगे, या हार्डवेयर पार्ट्स कौन कौन से होंगे जिनके थ्रू हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है या सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, डिफरेंट चीजें होंगी। मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह से बेसिकली ये काम करती है। ठीक है, आप कभी भी सिस्टम के अंदर कोई काम कर रहे हैं, उसको काम करने के लिए आपने उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है। जब आप उसे कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन भी एक स्पेसिफिक नाम रखती हैं, एक स्टैंडर्ड रखती हैं। इसी तरह से आपके पास उस स्टैंडर्ड के मुताबिक उस स्टैंडर्ड को चलाते हुए काम को प्रोसेस करना भी एक जो है पैटर्न है, उसका एक स्टेप है। देन फिर प्रोसेस के बाद किया जा रहा होता है, सिस्टम आपको उसका रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, या जो कंप्यूटर होता है वो आपको उसका रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। और फिर उसमें आपकी सोच होती है, आप उसको सेव अप करना चाहें या नहीं करना चाहें। मैं ये स्क्रीन आपके पास जो आ रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 फंक्शंस कंप्यूटर जो है परफॉर्म करता है। अब विदाउट एनी फंक्शन आप लोगों का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। वो क्यों मुकम्मल नहीं होगा? क्योंकि उसमें 4 स्टेप्स हैं। उन 4 स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए रिक्वायर्ड है, लाजिम है। आप ऑफिशियल साइट पे बैठे हैं, आप ऑफिशियल के अलावा भी अगर किसी मजीद किसी जगह पे बैठे हैं तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे आपके 4 फंक्शंस। ठीक है, जब तक आप इन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर लेंगे आप लोगों का काम मुकम्मल नहीं होगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा पॉइंट है, वो है कौन सा? इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर अपना इनपुट प्रोवाइड करते हैं। और फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि कंप्यूटर के कितने फंक्शंस हैं या फंक्शन यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर अगर कोई बात कहे आपसे, तो 4 तरह के होते हैं। उन चारों में से नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 आउटपुट एंड नंबर 4 स्टोरेज। ये 4 स्टेप्स हैं, ये 4 यूनिट्स हैं, फंक्शन यूनिट्स, जिनकी मदद से कंप्यूटर काम करता है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसको स्टार्टअप पे देखते हैं तो बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। या इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस और इनपुट क्या होता है? अब इनपुट से मुराद मेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जो काम करने का, या मेरा स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो मैंने उसको प्रोवाइड किया हुआ है, या स्पेसिफिक डाटा है जो मैंने उसको प्रोवाइड किया हुआ है कि वो काम करे। अब डाटा, इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम, बेसिकली ये सारे के सारे एट द एंड आपकी इंस्ट्रक्शंस ही कहलाएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? आपकी इंस्ट्रक्शंस ही कहलाएंगी। अब इन इंस्ट्रक्शंस से आगे चलते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली आप कहते हैं इनपुट। और जिन सोर्सेज के थ्रू, जिन मीडियम्स के थ्रू, जिन चैनल्स के थ्रू आप लोग अपना इनपुट दाखिल करते हो कंप्यूटर के अंदर, अपनी इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करते हो कंप्यूटर को, उन्हें बोला जाता है, उन चीज़ों को बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पर इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस आपके पास वो डिवाइसेस होती हैं कि जिनके अंदर आप लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अपनी इनपुट को सिस्टम में लोड करवाते हैं, यानी कि अपने माइंड की बात को सिस्टम पे टाइप करते हैं, सिस्टम को नोट करवाते हैं, सीपीयू को, कंप्यूटर को नोट करवाते हैं। वो डिवाइसेस जिनकी मदद से आप ये सारा काम करते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस का नाम दिया जाता है। अब इनपुट के हवाले से थोड़ा सा इंफॉर्म बताता चलूँ। एनी इंफॉर्मेशन और डेटा
सेंड टू अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को सेंड किया जाता है फॉर प्रोसेसिंग, तो उस पर अमल करे, उसको इनपुट कंसिडर किया जाता है। इनपुट और यूजर इनपुट, इनपुट और यूजर इनपुट इज सेंड टू अ कंप्यूटर यूजिंग एन इनपुट डिवाइस। ये बात तो ही जो मैं आपसे भी कर रहा हूँ कि इनपुट जो है वो यूजर की डिवाइस को, तब आप लोग यूजर जो इनपुट देता है कंप्यूटर को, उसको सेंड करने के लिए जिस सोर्स की जरूरत होती है या जिस चीज की जरूरत है, उसको आप लोग कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनकी मदद से आप लोग सिस्टम में अपनी इंस्ट्रक्शंस को फीड करते हैं, सिस्टम में अपनी इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, उनको आप इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस डिफरेंट तरह की हैं। आप फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन पे आते हैं, आपके पास इनपुट डिवाइसेस एक ही हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास इनपुट डिवाइसेस मजीद और भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड को देखें, तो कीबोर्ड की मदद से आप लोग क्या कर रहे होते हैं, सिस्टम में अपना डेटा एंटर कर रहे होते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस को कीबोर्ड के थ्रू आप बता रहे होते हैं। मोबाइल में फॉर एग्जांपल आपने कॉल करनी है किसी को, तो जो आपका डायलिंग पैड है वो बेसिकली इनपुट डिवाइस है आपका, ठीक है। इसी तरह आप माउस की मदद से, कर्सर की मदद से, एरोस की मदद से, उसके माउस की मदद से क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर। देन जॉयस्टिक आप यूज करते हैं गेमिंग के लिए, तो बच्चों को तो खैर ज्यादा बेटर पता है कि गेमिंग्स में कहाँ कहाँ पे जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह एक माइक होता है। अब माइक भी क्या काम कर रहा होता है, माइक भी बेसिकली आपकी आवाज को पहुंचा रहा है दूसरों तक। माइक आपका वो मीडियम है, वो चैनल है, वो सोर्स है कि जिसके थ्रू आप अपनी आवाज जो है, आवाज की सूरत में उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। माइक में बोला जाता है। जबकि आप अगर लिखने की बात करेंगे तो या लिखने के लिए कोई पेंसिल का यूज करेंगे या स्टाइलस पेन वगैरह इस तरह किसी चीज का, किसी टच पेन वगैरह की यूज करेंगे आप, तो ये क्या है, आपके राइटिंग के हवाले से हैं। लेकिन अगर आप बोलने की बात करें तो बोलेंगे आप सिर्फ माइक के अंदर ही। जब माइक के ऊपर बात करते हैं तो फिर माइक जो है आपकी आवाज कैच करता है, देन वो किसी मीडियम से आपकी आवाज को आउटपुट करता है, स्पीकर तक पहुंचाता है। तो जो माइक है वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह जो आपका बार कोड रीडर या बार कोड स्कैनर होता है, वो भी यही काम करता है। वो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस कॉपी करता है वहां से। बेसिकली आप छोटे छोटे टैग्स देखते हैं, वो छोटे छोटे टैग, वो छोटे छोटे पॉइंट्स, वो छोटी छोटी चीजें क्या हैं, जिनको नंबर को स्कैन कर रहा है, वो स्कैनिंग करना, बेसिकली वो जिस डिवाइस से स्कैन कर रहा है उस डिवाइस को आप लोग बारकोड रीडर कहते हैं। और वो जो बारकोड रीडर डिवाइस होती है वो आपकी इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस नहीं होती, ठीक है, इनपुट डिवाइस होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस होती क्या है। अगर आउटपुट डिवाइस इसको नहीं बोला जाता तो फिर किसको कहा जा सकता है। इसी तरह कैमरा। अब देखो, कैमरा के अंदर आप लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कैमरे के अंदर। आप मूवी बना रहे हैं कैमरे के थ्रू, तो कैमरा क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है आपको। कैमरा इमेज की सूरत में, विजुअल की सूरत में आपसे क्या ले रहा होता है, आपकी ऑब्जर्वेशंस को ले रहा होता है। आप क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर लिया है, कैसे कर रहे हैं, आपके बॉडी जेस्चर्स वगैरह सारा कुछ कैच करता है कैमरा। तो वो आपसे इनपुट ले रहा है, वो आपको कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा आगे से, वो सिर्फ इनपुट ले रहा है। कैमरे का काम सिर्फ इनपुट प्रोवाइड करना है, डिस्प्ले करना नहीं कैमरे का काम, ठीक है। इसी तरह जो टच पैड है, ये टच स्क्रीन है। अब इनके ऊपर टच पैड पे, टच स्क्रीन पे क्या करते हैं आप लोग, इस पे मूवमेंट करते हैं, आप लोग इसके थ्रू बताते हैं अपनी फिंगर के थ्रू कि किस चीज को आप ओपन करना चाह रहे हैं, क्या चीज आपने इसके साथ लिंक करवानी है। ये देखें आपके पास ये टच पैड है, ठीक है। ये टच पैड बेसिकली ये कीबोर्ड का एक पैड है। ये जो आपके लैपटॉप के होते हैं ना बोर्ड, ये टच पैड लैपटॉप का है। अब इसके थ्रू आप लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी फिंगर रख के मूव कर रहे होते हैं कर्सर को, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी अप एंड कभी डाउन, ठीक है। इसी तरह ये टच स्क्रीन है। ये जो टच स्क्रीन है इस पे क्या किया जा रहा होता है, आप लोग अपना मोबाइल यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो मोबाइल को किस तरह से बताते हैं कि मैंने ये नंबर डायल करना है। आप टच करके स्क्रीन के ऊपर ही शो कर रहे होते हैं, टच करते जाते हैं, देखते जाते हैं किधर नंबर है, या सर्च करते हैं उस पर। सर्च करने के साथ आप देखते हैं कि ये नंबर है, उस पर क्लिक करते हैं,
क्लिक किसकी मदद से करते हैं? टच स्क्रीन की मदद से। अब अपने फिंगर से टच करते हैं उसको तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर चला जाता है। उसमें प्रोग्रामिंग कुछ फंक्शन इस तरह के हैं जिसकी मदद से वो वहां पे मूव कर जाता है। इसी तरह आपके पास फिंगरप्रिंट रीडर है। अब फिंगरप्रिंट रीडर क्या होता है? ये फिंगरप्रिंट या थंब प्रेस जो रीडर होता है, थंब रीडर होता है, तो ये बेसिकली ये कर रहा होता है, ये भी एक स्कैनर की तरह से काम कर रहा होता है। आपके फिंगर्स या आपके थंब के जो पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअल में उनको कैप्चर कर रहा होता है, उन लाइंस को, उन बाउंड्रीज को कैप्चर कर रहा होता है, जिसकी मदद से आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फीड की जाती हैं। आप थंब लगाते हैं, थंब उठाते हैं, थंब लगाते हैं। जब थंब लगा रहे हैं तो सिस्टम को आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैं हूँ। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में अटेंडेंस अगर मार्क कर रहे हैं तो आप थंब जब अपना लगाते हैं तो उससे उसका मतलब ये है कि आप उसको ये बता रहे हैं कि आप अपने थंब की मदद से ये बता रहे हैं कि मैं जी इन हो चुका हूँ यहाँ पे, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, या मैं प्रेजेंट हूँ। अगर प्रेजेंट भी हो तो आप लगाते हैं, देखिए जब आप एब्सेंट होंगे तो फिर आप थंब नहीं लगाएंगे उस दिन। फिर उसका मतलब क्या है कि आपकी जो मीटिंग थी, वो आपका जो क्लास था आपने मिस कर दिया। जब मिस कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली मिसिंग में चला जाएगा। लेकिन अगर आप आए होंगे तो थंब लगा होगा, अदरवाइज आप चले जाएंगे तो वो आपकी क्लास जो है वो स्किप हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। मजीद इस तरह की बहुत सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से आप लोग अपना इनपुट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का इनपुट डिवाइस के रेलिवेंट तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिर मजीद हम आगे प्रोसेसर के ऊपर बात करेंगे भी। यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी तलहा एंड काशिफ, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेसिंग के हवाले से। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होती है या प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली हर एक काम के लिए एक लिमिटेड टाइम, एक लिमिटेड टास्क, एक लिमिटेड स्पेस अवेलेबल रिक्वायर्ड होती है। अगर आप उसको वो टाइम, वो स्पेस वो अवेलेबल नहीं करेंगे, प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप उसको उसकी स्पेस को मेक श्योर नहीं करते तो वो चीज आपकी प्रोसेस नहीं हो सकती। वो सेम ऐसे ही जैसे आप एक बंद कमरे में एक वफर मिकदार में चीज ला के रख दें और कमरे में इतना जो है स्पेस ना हो कि उसमें मजीद कोई चीज दाखिल हो सके। ठीक है, जब कमरे में कोई चीज दाखिल नहीं हो सकेगी तो आप कोई नई चीज उसमें इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। नई चीज जब उसमें इंसर्ट करेंगे वो तब ही वहां पर होगी, तब वहां पर होगी जब उसमें स्पेस होगी। जब तक स्पेस नहीं होगी तो आप उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकेंगे। प्रोसेसिंग क्या, आप डेटा बता रहे हैं वो ऑटोमेटिकली, कंप्यूटर तो ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेसिंग में ले लेता है जब आप उसको प्रोग्राम बताते हैं कुछ। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग के हवाले से बात करता हूँ। प्रोसेसिंग होती क्या है? कहते हैं इस स्टेज के ऊपर आपकी जो डेटा इंटरप्ट किया जाता है कंप्यूटर की तरफ से प्रीवियस स्टेज के साथ, इज एक्चुअली प्रोसेसिंग। यानी कि आप मौजूद करंट सिचुएशन को और पास्ट की सिचुएशन के साथ मिला कर जो मिलाने का टाइम है या जो मिलाने का जो तरीकाकार है, उसको मिलाने को क्या बोला जाता है? प्रोसेसिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आगे बात करते हैं। कहता है प्रोसेसिंग इज डन यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम क्या है? ये एक्चुअली 9th या 10th क्लास की जो पाकिस्तान पंजाब बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें इस चीज को बड़ा क्लियरली बताया गया हुआ है कि एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। अब एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब बाय यूजिंग मशीन, मशीन के इस्तेमाल से आप एल्गोरिथम लैंग्वेज के थ्रू क्या कर रहे होते हैं? प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। और थ्रू आप थ्रू द प्रोसेस, ठीक है, पूरे इस प्रोसेस के दरमियान वेरी कर रही होती है आपकी कम्युनिकेशन, डिपेंड कर रही होती है आपके सोर्स के साथ। ठीक है, उसमें आप किस तरह का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं,
अच्छा जी, पहले आपने लिखा था, अब आपने ये भी लिख दिया, फिर आपने ये लिखा, फिर आपने ये भी लिख दिया, फिर ये लिखा, फिर आपने ये भी लिख दिया, फिर ये लिखा, फिर आपने ये भी लिख दिया। तो किस तरह से वो इस चीज को मैनेज कर रहा है? अब देखें, आप स्कूल से आपको एक होमवर्क मिलता है, आपको पता है चलता है जी कि काम मिला, ये दूसरा भी मिल गया, फिर तीसरा भी आ गया, फिर चौथा भी, फिर पांचवा भी, इस तरह देन सोन आपके पास कई बुक्स के काम आपके इकट्ठे मिल जाते हैं आपको, तो वो करने के लिए आपको डिफिकल्टी होती है। इसी तरह सिस्टम जो है, इसको डिफिकल्टी नहीं प्रोवाइड होती। वो क्यों नहीं होती? कि इसमें दो लोग मजीद काम कर रहे होते हैं। हम तो एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं ना, लेकिन इसके अंदर मजीद दो इंसान खुद काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो दो इंसान कौन कौन से होते हैं और क्या क्या करते हैं? उनमें आपका जो प्रोसेसर है उसकी बात कर रहा हूँ कि प्रोसेसर में 2 पॉइंट्स हैं आपके पास। उनमें 2 पर्सन है प्रोसेसर के अंदर, एक सीयू होता है और एक एएलयू होता है। सीयू क्या कर रहा होता है? जो नया आने वाला काम होता है ना, उसको संभाल रहा होता है। अच्छा जी, पहले ये काम था, पहले ये फिनिश होगा, नया काम फिर आएगा इसके पास, फिर ये फिनिश होगा, फिर तीसरा काम आएगा। ये कौन देखता है? ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट देखता है, इसका सीयू देखता है। ये एक डिवाइस होती है बेसिकली, जो आपके प्रोसेसर के अंदर लगी होती है, प्रोसेसर के साथ लिंक कर रही होती है, चिप्स होती हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है आपका। अब ये यूनिट क्या करता है? ये अपनी सुपरविजन, ये सुपरविजन के अंदर कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट के साथ मिलकर। कंट्रोल यूनिट की सुपरविजन में, सॉरी, कंट्रोल यूनिट की सुपरविजन में ये क्या कर रहा होता है? अपने फंक्शंस को अर्थमेटिक और लॉजिक तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल यूनिट की मदद से कंट्रोल करवा रहा होता है। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो उसको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉरवर्ड करता है इंस्ट्रक्शंस को। इकट्ठे इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड नहीं कर देता कि एक दिन में ये भी काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे नहीं करता। वो कहता है ये काम है, अच्छा पहले ये कर लो, फिर दूसरा काम आता है, फिर दूसरा आपको तब देंगे। वो दूसरे का वेट करते हैं, दूसरा काम आता है तो फिर वो वेट करते हैं कि पहला काम मुकम्मल हो जाए। तो जब तक पहला काम मुकम्मल नहीं होगा तो वो कंट्रोल यूनिट उसको नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं देगा। तो समझ आई आपको कि इसमें दो लोग कौन कौन से हैं? एक आपके पास सीयू होता है और एक आपके पास एएलयू होता है, यानी कि एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या कर रहा होता है? फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, आपके इनपुट को परफॉर्म कर रहा होता है प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन आउटपुट के लिए। लेकिन जो कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट ऐसा यूनिट होता है कि जो ओवरऑल वर्किंग को देख रहा होता है डिवाइसेस के, जो कंप्यूटर के साथ अटैच भी होती हैं और जो कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं आपस में चीजें। ठीक है, तो ये एक यूनिट जो है, एक बोर्ड, एक सर्कल, एक सर्किट, इसको आप लोग प्रोसेसर का नाम देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सीपीयू क्या होता है फिर। अब अभी जो आपने बात कही, जो मैं कह रहा था, जो आप लोग सुन रहे थे, उसमें आपने पढ़ा है प्रोसेसर का। अब सीपीयू में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोसेसर और एक होती है मेन मेमोरी। ठीक है, वैसे आपकी जो है सेकेंडरी मेमोरी भी आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ जाती है मेमोरीज, क्योंकि सीपीयू एक पूरे बॉक्स को बोला जाता है जिसके अंदर क्या क्या होता है। जिसके अंदर आपको मैंने पिछले लेक्चर में प्रीवियस में बताया भी था शायद, जिसमें आपके पास रैम, रोम, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, आपके कार्ड्स, इस तरह डिफरेंट चीजें जो है, डिफरेंट चीजों के कॉम्बिनेशन से जो है आपका पीसी तैयार किया जाता है। और असल में वो जिस शेप के अंदर, जिस चीज के अंदर ये दोनों चीजें इंसर्ट की जाती हैं आपकी, उसको आप लोग सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू जो होता है वो कॉम्बिनेशन है प्रोसेसर और मेन मेमोरी का। अब कोई भी काम करेंगे, कोई भी टास्क देंगे, उस टास्क के लिए, उस काम करने की स्पीड के लिए आपके पास मेन मेमोरी का होना जरूरी होता है। जो मेन मेमोरी है वो क्या करती है? वो आपकी स्पीड को, आपके काम को बताती है। ठीक है, कि किस तरह से उसको स्पीड क्या हो, कितनी तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है काम को, कितनी देर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देखते हैं अक्सर टाइमर लिखा आता है, काम कॉपी कर रहे होते हैं, फाइल तो लिखा आ रहा होता है जी 2 मिनट्स लेफ्ट या 3 मिनट्स लेफ्ट या जितनी भी मजीद
हैवी साइज की फाइल हो तो उसके ऊपर उसके मुताबिक टाइम लिखा आता है। तो सीपीयू बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये सारे फंक्शंस को मैनेज कर रहा होता है, एक ही जगह पर असेंबल कर रहा होता है चीजों को, एक जगह पर इनके पार्ट्स को असेंबल करके यूज कर रहा होता है। अब सीपीयू होता है, क्या कहते हैं, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट इनेबल कंप्यूटर्स टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड टू डिसाइड एंड कंट्रोल व्हाट इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। यानी कि सीपीयू का कह रहा होता है, बता रहा होता है कि इनपुट आपने दिया, ठीक है जी, इनपुट दे दिया, फिर इनपुट को कंट्रोल कर रहा है, इनपुट को कंट्रोल कर रहा है, प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रहा है, आपके इनपुट और प्रोसेसिंग को कंट्रोल करके वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है कि इसके बाद क्या करना है। ठीक है, वो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, आउटपुट के नाम से याद करते हैं। मैं ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा सा रीड आउट कर दूं ताकि आप लोगों को जरा क्लियरली समझ आ जाए। ड्यूरिंग दिस स्टेज द डेटा imputed the data imputed to the computer in the previous stage is actually processed for interpretation। बेसिकली प्रोसेसिंग की क्यों जाती है, प्रोसेसिंग के बाद ही पता चलता है कि उसकी आउटपुट क्या है या उस चीज का रिजल्ट क्या है, उस चीज से क्या कुछ मिला है। और प्रोसेसिंग तब की जाती है और क्या कब होती है और कैसे होती है। प्रोसेसिंग तब होती है जब आप मशीन के थ्रू अपना डेटा उसमें इंसर्ट करते हैं मशीन के अंदर। वो मशीन कौन सी होंगी, वो मशीन आपकी इनपुट डिवाइसेस होंगी। जब आप अपनी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या करेंगे, अपनी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। जब आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने एल्गोरिथम्स के थ्रू, अपने लॉज के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू क्या करेगा, प्रोसेस इटसेल्फ मे वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ डेटा बीइंग प्रोसेस्ड। ठीक है, क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा सोर्स ऑफ डेटा के साथ। एंड इट इंटेंडेड यूज, इसका इस्तेमाल किया जाता है एग्जामिनिंग एडवर्टाइजिंग पैटर्न में, मेडिकल डायग्नोसिस वगैरह में डिफरेंट चीजें आती हैं। आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, शॉर्ट है, कुछ लेंथी नहीं है इसका। अब प्रोसेसर की देखिए, प्रोसेसर में क्या कह रहा है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। पूरे सिस्टम की जो वर्किंग है उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट। एंड आल्सो कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट भी करता है बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। जो डिफरेंट डिवाइसेस लगी होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं, वो आपके पास आपकी इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, आपकी आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, डिवाइसेस अटैच्ड विद द कंप्यूटर, क्योंकि यही तीन चीजें सिस्टम के साथ लगती हैं, कोई नई मखलूक आके सिस्टम के साथ अटैच नहीं होती। सिस्टम में सिर्फ यही तीन ही की तीन चीजें लगती हैं, इसके अलावा कोई भी काम नहीं होता। अब मैं आपको प्रोसेसर की दिखा दूं इमेजेस, ताकि आपको पता चल जाए प्रोसेसर क्या होता है। ये छोटी सी एक चिप होती है, ये देख रहे हैं जिसपे इंटेल लिखा हुआ है, इंटेल, ये इंटेल कोर टू डू पेंटियम कोर i7। ये क्या है, ये बेसिकली आपके प्रोसेसर हैं। ये वो चीज है, ये वो चिप है कि जिसकी मदद से आपके कंप्यूटर को क्या किया जा रहा होता है, कंट्रोल किया जा रहा होता है। और कंट्रोल कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट किस तरह से कंट्रोल करता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, विदाउट प्रोसेसर, प्रोसेसर में चीजें नहीं है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू नहीं होता जब तक आपका प्रोसेसर नहीं मकल आएगा। ठीक है, इसमें डिफरेंट चीजें हैं, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से आपके डेटे को प्रोसेस किया जा रहा होता है। अक्सर औकात सिस्टम में देखते हैं इशू भी आ जाता है, बाजू का जी काम कर रहे हैं, एकदम से बीप आ गई, वो बीप आई उसके बाद सिस्टम ही नहीं चला जी, क्यों नहीं चला जी, ये मसला हो सकता है कि आपका प्रोसेसर जो है उसका कंट्रोल यूनिट है वो काम करना छोड़ गया और डस्ट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे हम लोग बात करते हैं जी एनी मेमोरी विदाउट एनी स्पेस। कोई भी चीज प्रोसेस नहीं हो सकती। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक रूम के अंदर, एक स्टोर रूम के अंदर सामान बहुत ज्यादा आपका पड़ा हुआ है, उसमें मजीद रखने की गुंजाइश नहीं है। जब उसमें कोई स्पेस ही नहीं है तो वो कैसे एक टाइम के लिए डेटा स्टोर करवा सकेगी अपने पास, किस तरह से वो डेटा को प्रोसेस कर सकेगी।
वो बिल्कुल नहीं कर सकती। उसकी वजह यही है कि वो लिंक करती है स्पेस, या वो प्रोसेसिंग लिंक करती है किसके साथ, आपकी मेमोरी के साथ। तो मेन मेमोरी जब तक आपके पास नहीं होगी, आप लोग कभी भी अपनी प्रोसेसिंग को प्रॉपर नहीं कर सकते। आपका डेटा प्रोसेस नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें मेमोरी होगी नहीं। जब मेमोरी कुछ होगी, कुछ जगह होगी सिस्टम के अंदर कुछ चीज रखने की, तो फिर सिस्टम उसके मुताबिक काम करेगा। तो वो मेमोरी की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक आपके पास प्राइमरी मेमोरी आती है और एक आपके पास सेकेंडरी मेमोरी आती है। मैं अभी आपको जस्ट प्राइमरी मेमोरी बताता हूँ, फिर सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी बेसिकली दो तरह की होती है। ज्यादातर लोग जानते हैं रोम और रैम के नाम से। अक्सर लोग जानते हैं कि रोम जो है वो डिस्प्ले क्या होता है, वो क्या होती है, रोम क्या होती है। अक्सर लोगों को इस बात के अंदर डाउट रहता है कि जी अच्छा ये रोम, रैम तो समझ आती है जी, रैम नहीं है तो सिस्टम नहीं चल रहा। लेकिन क्या उस रैम के लिए भी किसी चीज की जरूरत है? तो यकीनन उस रैम के लिए भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है उसको। रैम को कौन लोड करवाएगा, कौन रैम को बताएगा? वो काम करेगा रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। ये वो मेमोरी है कि जिसके ऊपर आप लोगों का डेटा जो है स्टोर नहीं होता। ये आपकी डिवाइस की चिप की अपनी मेमोरी होती है। इसी तरह एक रैम होती है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देन इसमें नीचे कुछ वो लिखी हुई है, इसकी टाइप्स लिखी हुई है रोम की, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ये तीन तरह की टाइप्स हैं। आजकल ये खत्म हो गई हुई है, जस्ट रैम और रोम चलती हैं। पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम ये बहुत आगे की बात है, खत्म हो चुकी है, बहुत पुराने वर्जन की बात है। अब बात करते हैं रोम की। अब रोम क्या होती है? रोम बेसिकली आपकी बायोस होती हैं, छोटे छोटे बायोस, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे सेल, जिनकी मदद से क्या किया जाता है, आपके सिस्टम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस ऑटो फीड की जाती हैं, ठीक है। अब वो रोम चिप, वो बायोस, ये रोम की नीचे एक इमेज आ रही है, तस्वीर आ रही है। ये जो रोम की इमेज है, ये तस्वीर जो है, ये असल में रोम ये है, ये रोम चिप है। और ये सिस्टम में कुछ इस तरह से लगी होती है। ये एक बोर्ड की चिप आपके सामने शो हो रही है। ये लिखा हुआ है अमेरिकन मेगाट्रेंड्स P799211। ये क्या है? ये उसका रोम का कोड है, ठीक है। मॉडल का रोम का कोड है। ये 1985 से 1995 तक के लिए बनी थी, ठीक है। मजीद इसमें चीजें चल रही हैं बायोस के नाम से, आजकल आपने पढ़ा होगा, सारा कुछ ये वो चीजें हैं। और मैं आपको गाइड करता हूँ, फिर इसको बायोस को हम देखेंगे बायोस क्या है, फिर उसको बायोस को मजीद एक लेक्चर में हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। दिस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑन करते हैं आप, या अपना मोबाइल ऑन करते हैं, तो वो जिस कंपनी का कंप्यूटर या जिस कंपनी का मोबाइल होता है, आप जब पावर ऑफ करके ऑन करते हैं, तो वो कंपनी का जो डिस्प्ले आपके पास शो होता है ना, वो एक्चुअल में जिस जगह पर सेव होता है, उस चीज को आप रोम कहते हैं, ठीक है। और वेन एवर द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है, दीज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद चल जाती है। आप तो मोबाइल ऑफ करके जब ऑन करते हैं, तो उसे तो नहीं कहते कि मुझे ये दिखाओ जी किस कंपनी का है, वो खुद ब खुद दिखाता है, ठीक है। और इसी तरह से फिर रोम को कन्वर्ट करती है क्या हुआ, बायोस के साथ। अब बायोस चिप यूज की जाती हैं। These instructions are stored when ROM या BIOS chip is manufactured and cannot be changed later. ये बाद में चेंज नहीं हो सकती। ये अगर कोई चेंज करेगा तो फिर उसका अल्टीमेटली लॉस क्या होगा, वो एट द एंड 2 माह बाद, 6 माह बाद उसका सिस्टम स्टक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यूज करने के काबिल नहीं रहेगा, ठीक है।
तो ये रोम होती है या बायोस कह सकते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आप इसको कह सकते हैं। अब ये चीज याद रखनी है कि सिस्टम के ऑन करने पर जो आपको स्टार्टअप का डिस्प्ले मिलता है वो कौन शो करवा रहा होता है, वो आपका शो करवाता है रोम, ठीक है। और वो रोम डिस्प्ले शो करवा रहा होता है जस्ट। रोम मजीद कोई काम नहीं करता। रोम में एक लिमिटेड मेमोरी, उसने एक लिमिटेड स्पेसिफिकेशन की मेमोरी जो है ना उसके अंदर होती है ऑलरेडी। वो उस मेमोरी के थ्रू क्या कर रहा होता है, अपनी इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह मजीद डिफरेंट चीजें और भी आती हैं रोम के साथ जो लिंक करती हैं। हम उन पॉइंट्स को तो जिक्र नहीं करेंगे, हम मजीद बोर्ड की तरफ नहीं जाएंगे, वो हार्डवेयर का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। अभी हम लोग अपने बेसिक कोर्स की तरफ ही रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है रैम। रोम तो आपका जो डेटा है उसको स्टोर कर देती है, लेकिन स्टोर करने के बाद फर्दर काम भी तो करना है ना। वो तो अगर सिस्टम में आपने विंडो एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए भी आपको रैम चाहिए, ठीक है। रैम क्या बेसिकली आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये मेमोरी को थोड़ा थोड़ा करके जो है ना पार्शली काम को कर रही होती है। अब रैम को जो यूज किया जा रहा होता है वो स्टोर डेटा करने के लिए यूज किया जाता है, डेटा स्टोर करने के लिए, लेकिन टेम्परेरीली। ये डेटा स्टोरिंग बेसिकली क्या है आपकी टेम्परेरीली, और ये जस्ट प्रोसेसिंग की हद तक है। लाइट गई तो इसमें डेटा आपका सेव नहीं रहता, आपका डेटा उड़ जाता है। तो आपने उस चीज से गुरेज करना है, ठीक है। काम जिस तरह करना है साथ साथ सेव भी किया करना है। मैं आस्ता आस्ता जब आपको पढ़ाऊंगा आगे प्रैक्टिकल की तरफ लेके आएंगे तो प्रैक्टिकल में हम ये चीजें देखेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि दिस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली। इसमें आर्जी तौर पे डेटा सेव होता है, इंफॉर्मेशन जो है टेम्परेरीली सेव हो रही है। वो सेव कैसे हो रही है, आप इंस्ट्रक्शन को दे रहे हैं तो बस सीयू को इंस्ट्रक्शन जो है ना, सीयू जो लिंक कर रहा है उसके साथ रैम के साथ, सीयू क्या कर रहा होता है, जो डेटा इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं उसको अपनी रैम में लोड करता है। डेटा और प्रोग्राम आर लोडेड इनटू रैम बिफोर देयर एग्जीक्यूशन। चलाने से पहले वो रैम में एग्जीक्यूट होते हैं, रैम में जाते हैं, फिर वो आगे जाके सीयू जो है उसके ऊपर वर्किंग करके फिर आपके साथ इनपुट की जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के बाद आपको फिर आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसी तरह व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, जब कंप्यूटर बंद होता है, ऑल डेटा प्रोग्राम स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट। यानी कि जितना भी डेटा आपका जो रैम में पड़ा होता है कंप्यूटर का, वो सारे का सारा क्या होता है, टर्न ऑफ होते के साथ ही खत्म हो जाता है। आपको वो डेटा दोबारा नहीं मिल पाता। हाँ, कभी इस तरह हो जाता है, कोई शाज़ नाज़िर, कभी कोई 100 में से कोई इस तरह की चीज निकल आती है कि आपका डेटा आपने भी ऑन किया तो अचानक से जी वो रिस्टोर की ऑप्शन आ गई। कभी कभार इस तरह होता है, अमूमन होता नहीं है, बहुत कम होता है इस तरह से अगर आपकी ह्यूज फाइल है। लेकिन अगर छोटी फाइल है तो फिर चांसेस होते हैं कि वो रिकवर हो जाए, लाइट जाने पर भी वो फाइल आपकी रिकवर हो जाए, लेकिन उतनी रिकवर नहीं होती जितनी आपने लास्ट टाइम सेव की होती है, जस्ट वहीं तक रहती है वो रिकवर्ड। इसी तरह मजीद आगे हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से। पहले हम लोगों ने बात की थी इनपुट डिवाइसेस की, तो इनपुट डिवाइसेस मैंने पढ़ाया था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। फिर मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग क्या होता है, फिर प्रोसेसिंग की आपको बताई कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, फिर आपको बताया सीपीयू क्या होता है, सीपीयू में कौन कौन सी चीजें होती हैं। सीयू आपका प्रोसेसर होता है और मेन मेमोरी होती है। फिर हमने भी पढ़ी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के बाद अब हम जिक्र करने जा रहे हैं आउटपुट का। तो वो तमाम डिवाइसेस, ऐसी तमाम डिवाइसेस जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, आपको डिस्प्ले प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं आप लोग, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट किस तरह से मिल रहा होता है, मिसाल के तौर पे आपकी एलसीडी स्क्रीन है, मॉनिटर है, आपके पास प्रिंटर है, आपके पास जो प्रोजेक्टर है, आपका स्पीकर है, हेडफोन है, ये सारी की सारी चीजें, इस तरह की लिमिटेड जो चीजें हैं, ये सारी की सारी आपकी क्या कहलाती हैं, आपकी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो आपको डिस्प्ले कर रही होती हैं रिजल्ट्स को, ठीक है। उन तमाम डिवाइसेस को नाम दिया जाता है आउटपुट डिवाइसेस का। ये कुछ डिवाइसेस हैं, आप ये देख लीजिएगा। इसको मजीद थोड़ा सा आपने खुद से भी रीड आउट करना है कि आउटपुट डिवाइसेस मजीद और कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। और बात इस तरह की होती है जो कंफर्ट डिवाइसेस होती है, इनपुट आउटपुट दोनों होती हैं उसमें, लेकिन हमने उस पर बहस नहीं करनी। हमने सिर्फ यहीं तक रखना है कि इनपुट कौन सी डिवाइस होती है और आउटपुट कौन सी होती है।
नेक्स्ट आगे बात करते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस ये वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं कि जिनके अंदर आपका डेटा जो है परमानेंटली स्टोर किया जा रहा होता है, जिनमें आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, सीडी वगैरह, एसडी कार्ड, ये छोटी छोटी चीजें सारी आपके पास ये जो बनी हुई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये तमाम चीजें सारी की सारी चीजें जो आपकी हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी सेकेंडरी या ऑक्सिलरी डिवाइसेस। सेकेंडरी ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस, इनमें डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है। इसका डेटा आप कहीं पे भी कभी भी किसी भी जगह पर जाके ऑन करके ओपन करके चला के यूज कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन जो रैम का डेटा है वो आपका चूंकि टेम्परेरीली होता है, तो जैसे ही लाइट जाके आती है, सिस्टम बंद करके ऑन करते हैं, तो आपका डेटा खत्म हो जाता है। जबकि ये डेटा ऐसा नहीं है, इसमें जितना आप डेटा स्टोर करेंगे उतना डेटा आपका स्टोर होता जाएगा, साथ साथ सेव होता जाएगा। और जरूरत पड़ने पर आप इसके डेटे को कभी भी आप लोग निकाल कर ओपन करके उसको देख सकते हैं। अब मैं लेक्चर को रिव्यू थोड़ा सा करवा दूं आपको। आज हमने क्या क्या पढ़ा था। फंक्शन यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, इनपुट पढ़ा है, प्रोसेसिंग पढ़ा है, आउटपुट पढ़ा है और स्टोरेज पढ़ा है। आउटपुट में आप लोगों को मैंने बताया था अभी कि आउटपुट क्या होती है। वो तमाम डिवाइसेस या वो तमाम डिवाइसेस जिनकी मदद से आपके रिजल्ट शो किए जा रहे होते हैं, रिजल्ट डिस्प्ले किए जा रहे होते हैं जिन पर, उनको आप लोग क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस मैंने आपको बताया कितनी जो है तरह का होता है। आपको मैंने कुछ एग्जांपल बताई। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रिंटर है, प्रिंटर से क्या करते हो आप लोग, प्रिंट निकालते हो। वो प्रिंट आपका जो डिस्प्ले है वो क्या है, वो डिस्प्ले है बेसिकली। इसी तरह मजीद अगर डिस्कस करें तो मजीद आपके पास प्रिंटर था, प्रिंटर के अलावा आपकी एलसीडी, आपका टीवी, आपका मोबाइल फोन भी आपका इसी के ही जिम्मे में आता है। वो भी बेसिकली मोबाइल फोन है तो आउट इनपुट कंप्यूटर है, लेकिन वो एट द एंड उसमें प्रोसेसिंग आउटपुट भी होता है, इनपुट भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है, स्टोरेज भी होती है आजकल। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी ये उसकी आउटपुट की पार्ट हैं। आउटपुट से मुराद मेरा जो रिजल्ट का डिस्प्ले है उसको आउटपुट कहा जाता है। इसी तरह स्टोरेज क्या है, स्टोरेज से मुराद मेरे पास वो जगह जिस जगह पर मैं अपने डेटे को स्टोर कर रहा हूँ काम करने के बाद, ठीक है। और जैसे ही काम करने के बाद इसको स्टोर करते हैं, इसमें डेटा जो है आपका परमानेंटली स्टोर होता है, टेम्परेरीली स्टोर नहीं होता। जबकि आपके पास जो रैम है या आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनमें आपका जो डेटा है वो टेम्परेरीली सेव होता है। लाइट जाने के बाद या झटका लगने के बाद लाइट का, वो डेटा खुद ब खुद इरेज या रिमूव हो जाता है।